में पूर्व में अधिग्रहित की गई 1064 एकड़ लगभग भूमि से प्रभावित रैयतों को उनकी भूमि का कम मुआवजा दिए जाने के आलोक में खामियों को दूर करते हुए मुआवजे का पुनर्निर्धारण करके उसका लाभ दिया जाना सुनिश्चित किया जाए। साथ ही आपातिक अधिग्रहण के प्रावधानों का भी अनुपालन करते हुए भुगतान सुनिश्चित किया जाए। तो अब देखिए, इसमें ये लोग खुद मान रहे हैं कि 1064 एकड़ भूमि का जो है भुगतान, जो कि जिला प्रशासन और भू अर्जन के कार्यालय के द्वारा किया जाता है, उसमें मांग ये है कि उसका तथाकथित वो कम मुआवजा था उसका पुनर्निर्धारण किया जाए। अब जो किसान संगठनों को लीड करते हैं उन लोगों से भी मेरी बात हुई है। मैंने सुझाव दिया कि भाई आप लोगों को लगता है यदि नियम विरुद्ध कुछ भी आपके कार्रवाई हुआ है तो आप लोग माननीय उच्च न्यायालय की शरण लीजिए। कंपनी भी उच्च न्यायालय गई, उसके लिए जो कंपनी के लिए आदेश किया हम लोग उसका अनुपालन करते हैं। तो इस पे उनका ये वक्तव्य रहता है ये उच्च न्यायालय हम क्यों जाएं, जिला प्रशासन को जाना है तो वो जाए। तो यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि जो पहली मांग जो कि कहने के लिए सबसे मुख्य होनी चाहिए थी, इसके लिए सक्षम प्राधिकार कहीं से भी कहीं तक आप लोग किसी से भी पूछवा लीजिए, जिला प्रशासन का इसमें कोई दायित्व नहीं, ना ही कंपनी का है। तो ये मैं पहली मांग की बात कर रहा हूँ। इसमें आलोक में खामियों को दूर करें जो भी मुआवजे का भुगतान हुआ। आप सब लोग भी मुझे लगता है कि किसी ना किसी प्रकार से प्रशासनिक गतिविधि से जुड़े हुए लोग हैं। यदि प्रशासन के द्वारा कुछ किया जाता है, किसी भी व्यक्ति को लगता है उसमें कुछ कमी रह गई है, ओरिजिनल रेट धारा 226 के अंतर्गत सभी को प्रावधान है कि आप लोग जो है माननीय उच्च न्यायालय की शरण लें, अपने जो भी प्रमाण है, दस्तावेज हैं प्रस्तुत करें। जो भी उच्च न्यायालय बोलता है हमसे भी प्रमाण मांगेगा और जो भी होगा हम लोग बिल्कुल करेंगे। प्रशासन जो है उच्च न्यायालय के हर एक आदेश का पालन करता है। इसके अलावा दूसरी जो इनकी मांग है वो ये है, एनटीपीसी के R&R पॉलिसी के तहत नवीनगर में NPGCL प्रभावितों को दे लाभ यथा पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन मुआवजा, वार्षिक रोजगार नौकरी, फसल मुआवजा एवं अन्य लाभों को तत्काल दिया जाना सुनिश्चित किया जाए। पबनी एवं मजदूरों को भी 750 दिनों की मजदूरी का एक मुश्त भुगतान एवं अन्य लाभ प्रदान किया जाए। तो अब देखिए, यहाँ पे जो है समझने वाली बात यह है कि कोई एनटीपीसी जो कि SJVN कंपनी है जिसकी सब्सिडियरी STPL है जो कि ये थर्मल पावर प्लांट बना रही है, इसी प्रकार से ऐसा प्रतीत होता है कि एनटीपीसी भी थर्मल पावर प्लांट बनाती है। तो इनका मांग है कि एनटीपीसी की R&R पॉलिसी जो भी उसके समय लागू हुई होगी उसमें ऐसा क्लॉज होगा। तो इस संबंध में भी उनसे हम लोगों ने वार्ता करी। हमने बोला कि भाई यदि आप लोग संतुष्ट हैं तो हम लोग थोड़ा प्रमाण आप दे दीजिए। हालांकि हमारी R&R पॉलिसी में बहुत एक्सप्लिसिटली ये नहीं, R&R पॉलिसी जो है विभिन्न सक्षम प्राधिकारों और विभिन्न स्तरों से जब उसका अनुमोदन अप्रूवल होता है तब वो लागू होती है। फिर भी ये जो एक मांग है, हम लोगों ने बोला कि भाई कोई दिक्कत नहीं है, यदि R&R पॉलिसी में आपको लगता है कि ये कमी है और वाकई में एनटीपीसी नवीनगर ने की है तो आप कुछ तो प्रमाण दीजिए। इसमें उन लोगों का बोलता है इससे हमको मतलब नहीं, हमने ये बात सुनी है कि ऐसा एनटीपीसी नवीनगर में हुआ है और ये कंपनी करे या जिला प्रशासन करे, हमको मिलना चाहिए। तो इस पे भी हम लोग यही प्रयासरत कर रहे हैं कि उस R&R पॉलिसी में कैसे संशोधन हो रहा है। ये बात बिल्कुल जायज है कि यदि किसी व्यक्ति को कंपनी के माध्यम से रोजगार दिया गया है तो वो आंकड़े भी सार्वजनिक किए जाएं, जो कि कुछ हद तक किए भी गए हैं। और फसल मुआवजा इत्यादि के लिए मुझे नहीं लगता कि कोई प्रावधान है। जब भूमि का अधिग्रहण होता है तो उस आलोक में जो भी उसका मुआवजा होता है वो दिया जाता है। और 750 दिन की मजदूरी, तो हम लोगों ने उनसे भी अनुरोध किया कि भाई यदि किसी को दिया गया है तो कोई कागज वगैरह सब कुछ होगा, आप लोगों के पास कुछ है जो कि कहीं और पे किया गया है तो उनको उपलब्ध कराइए। तो आज दिनांक तक तो ऐसा कोई ना उपलब्ध कराया गया है, पर हम लोग अपनी तरफ से प्रयासरत हैं, है ना। मैं ये नहीं बोलूंगा हम कर देंगे, हम लोग प्रयासरत हैं कि कंपनी पे दबाव हम लोग डाल रहे हैं कि जिन किसान परिवारों को रोजगार उन्होंने दिया है, यदि परिवार में से किसी भी एक सदस्य को भी, तो उसको इससे इतर रखा जाए और बाकी जितने भी प्रभावित किसान के परिवार हैं उनको ये 750 दिनों की मजदूरी दी जाए। अब जब हम लोग दबाव बना रहे हैं तो कंपनी के अधिकारी भी इस पर जो है अवलोकन कर रहे हैं। बट जैसा आप लोग भी समझेंगे, किसी भी प्रशासनिक व्यवस्था में जो है समय लगना बहुत स्वाभाविक है। और 750 दिन के आप लोग देख सकते हैं कि लगभग 1000, 1200-1500 परिवार होंगे, उसमें से कितनों लोगों को रोजगार दिया है, कितनों को नहीं दिया गया। 750 दिनों की जो है मजदूरी के हिसाब से लगभग 5-6 लाख रुपए प्रति परिवार ये बैठता है।
और 1000 से यदि गुणा कर लें तो मतलब लगभग जो है 50-60 करोड़ का कुल ये मामला बैठता है। तो हम लोग ये प्रयासरत हैं कि भाई यदि ऐसा हुआ हो नवीनगर में, जिसका आज तक हम लोगों को प्रमाण नहीं मिल पाया, तो जो बात है हम लोगों ने अनुरोध किया कि भाई कुछ भी है तो आप लोग बताइए, हम लोग बात भी कर लेंगे। जो भी पदाधिकारी है जो ये मानता है कोई किसान है, किसी कागज पे उसको मुआवजा मिला होगा, आप लोग चाहें तो नवीनगर से कोई 2-4 किसान का हम लोग को प्रमाण पत्र दे दें। उनका यही बोलना है कि इससे हमको कोई मतलब नहीं, हम लोगों ने ये बात सुनी है और ये यहाँ पे लागू होनी चाहिए। तो इस पे भी जो भी संभव है नियम के अनुसार है, हम लोग जो है उस पर प्रयास कर रहे हैं। तीसरा ये है पर्चाधारी एवं भूमिहीन प्रभावितों को आवास हेतु भूमि व अन्य लाभ दिया जाना सुनिश्चित किया जाए। तो इसमें देखिए, भूमिहीन किसान उसको बोला जाता है जब किसी परियोजना में उस किसान या उस रैयत की सारी भूमि मतलब अधिग्रहित कर ली जाए। तो जो हमारे सरकारी आंकड़े हैं उसके हिसाब से एक भी ऐसा किसान नहीं है जिसकी पूरी की पूरी भूमि अधिग्रहित कर ली गई। हम लोगों ने फिर भी जो प्रदर्शनकारी और जो किसान थे, हम लोगों ने उनसे बोला कि भाई आपको लगता है कि प्रशासन से गलती हुई है और ये मतलब 2, 5, 10 किसान भूमिहीन हो गए, तो हम लोगों को आप उनका आंकड़ा दीजिए, हम लोग वेरीफाई करवा लेंगे और जो भी नियम संगत होगा हम लोग करेंगे। तो इसमें उनका यही तर्क रहता है कि नहीं, ये काम प्रशासन का है, हम लोग क्यों करें। तो भाई 1000-1200 किसानों को दिया गया है, हमने ये बता दिया है कि भाई हमारे हिसाब से कोई ऐसा रैयत नहीं है जो पूरी तरीके से भूमिहीन हो गया। हम लोगों ने बोला कि भाई है तो आप हमको बता दीजिए, कोई आप ही के लोगों के बीच का है, आप लोगों के मौजे आप लोगों के गांव का है। तो इसमें भी कोई प्रमाण मतलब आज दिन तक प्राप्त है, कुछ नहीं दिया गया। उनका CSR फंड से प्रभावित गांवों को प्राथमिकता के तौर पर चिन्हित करते हुए ग्रामीणों को शिक्षा एवं स्वास्थ्य संबंधित लाभ परियोजना के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों के अनुरूप ही प्रदान किया जाना सुनिश्चित किया जाए। अब इसमें जो है मतलब थोड़ा सा समझ के परे है, इनका बोलना है परियोजना के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों के अनुरूप मतलब जो है शिक्षा का लाभ दिया जाए। तो अब ये तो मतलब कैसे है कि कोई कर्मचारी का कोई बच्चा कहीं पढ़ने जा रहा है तो उसके अनुरूप मतलब कैसे ये सुनिश्चित किया जाए। फिर भी जो CSR फंड है उसके तहत सदर अस्पताल में एक ऑक्सीजन प्लांट कंपनी के द्वारा लगवाया गया है। वहाँ पर मुझे लगता है कि कोई एक डायग्नोस्टिक सेंटर का भी स्थापना किया गया है चौसाई प्रखंड में। और भी 2-3 ऐसे काम हैं जो मतलब जो है सामाजिक दायित्व को देखते हुए कंपनी के द्वारा किए जा रहे हैं। जो कि मतलब कंपनी कोई भी प्राइवेट सेक्टर है तो उसका कुछ मुनाफा कमाता है तो उसका 1-2% उसको देना होता है, एक R&R फंड होता है। तो जो मुझे लग रहा है आप बोल रहे हैं जो R&R फंड से इनकी मुख्य मांगे संबंधित है, तो देखिए उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। जो R&R फंड होता है उसको किस प्रकार से उपयोग किया जाना होता है उसकी अध्यक्षता मतलब R&R पॉलिसी के तहत माननीय सांसद उसकी अध्यक्षता करते हैं। तो मई या 3 जून 2022 को उसकी एक बैठक हुई, कुछ उसमें निर्णय लिए गए। अब उसमें जो है समस्या ये हुआ कि सारी योजनाओं का क्रियान्वयन जिला प्रशासन पे लाद दिया गया। तो आप लोग भी जानते हैं कि किस प्रकार से हमारे जो जिला अभियंता होते हैं 2-2 जिले के प्रभार में रहते हैं, तो उसका जो है ना उपयोग हो ही नहीं पाया है मद का हम लोगों ने। और उसी के चलते अभी 10-12 दिन पहले 28 फरवरी को माननीय सांसद ने स्वयं बोला, जब उन्होंने भी जो है प्रदर्शनकारियों से वार्ता करी तब उन्होंने भी बोला कि भाई मैं इसकी बैठक करूंगा और जो किसानों के हित में निर्णय है तो उसमें हम लोगों ने निर्णय लिए कि हर प्रभावित मौजे में एक किसान भवन और एक मैरिज हॉल बनाएंगे। जो भी उसमें सदस्य थे जो R&R पॉलिसी से चिन्हित होते हैं उनके द्वारा सुझाव दिए गए, उसमें हाई मास्ट लाइटें अधिष्ठापित चौसाई प्रखंड के विभिन्न क्षेत्रों में की जानी है। फिर जैसा SDO साहब ने बताया जितने भी प्रभावित जो है मौजे हैं उनमें जितने भी सरकारी विद्यालय हैं उसमें बेंच डेस्क उस मतलब पैसे के माध्यम से उपलब्ध बच्चों को करवाई जाएगी। ये उसके प्रमुख थे। इसके अलावा भी जो भी आया आप लोग मतलब जो मैंने उदाहरण दिया आप लोग समझ सकते हैं कि उस क्षेत्र के हित के लिए ही हम लोग निर्णय लेते भी हैं और जब भी होगा इसमें प्रक्रिया में थोड़ी समस्याएं हैं। फिर जैसे मैंने पहले भी बताया तो सरकारी प्रक्रिया प्रशासनिक प्रक्रिया बिल्कुल स्वाभाविक है कि समय बिल्कुल लगता है। अब जो है कोई भी बोले कि नहीं साहब एक महीना 2 महीना या इस तरीके से करिए। तो प्रदूषण के प्रभावी नियंत्रण तथा R&R एवं CSR पॉलिसी के अंतर्गत विकासात्मक कार्यों को लागू करने में प्रभावित भूधारियों से समन्वय स्थापित करते हुए आपत्ति एवं सुझावों को भी निश्चित रूप से ध्यान रखा जाना चाहिए। तो इसके लिए जैसे मैंने पहले भी बताया उस पॉलिसी में मुझे लगता है बनारपुर के मुखिया है ना, कौन कौन सदस्य हैं इसको सर हम लोगों ने एग्री भी कर दिया है। इसमें पूरी सहमति हो गई है, पूरा उन लोगों को जानकारी भी दे दी गई है कि अभी तक के लिए
जो जितने नहीं नहीं, वो नहीं कह रहा। मैं बोल रहा हूँ कि इसमें प्रभावित भूधारियों से समन्वय स्थापित, तो मैं बोलना चाह रहा हूँ कि उसमें सदस्य कौन होता है। तो प्रखंड प्रमुख हैं चौसा की, बनारपुर की मुखिया। हाँ, तो इसमें भी मेरा ये बोलना है कि भाई प्रभावित भूधारियों के जो जनप्रतिनिधि होते हैं, जब वो उस समिति के सदस्य हैं, तो मतलब इसमें किस प्रकार से क्या संशोधन किया जाए। फिर भी हम लोग भूमि के प्रमाण के रूप में किसान प्रमाण पत्र देने के साथ साथ उन्हें सभा करने एवं अन्य कार्य करने हेतु किसान भवन बनाया जाना भी सुनिश्चित किया जाए। तो जैसा मैंने पहले भी बताया, ये काम कंपनी को दिया गया था। लगभग मुझे लगता है 250 पौने 300 लोगों का किसान प्रमाण पत्र बन के भी आ गया, और जैसे जैसे वेरिफिकेशन हो रहा है, मतलब लक्ष्य लगभग 1200-1300 के आसपास है। जैसे जैसे इसमें वेरिफिकेशन होता जा रहा है, हम लोग यही उम्मीद कर रहे थे कि सब कुछ शांतिपूर्वक होता, तो कैंप लगा के हम लोग इसको वितरण करना शुरू कर देते। तो इसमें कहीं कोने विगत बैठक जो 28 फरवरी को हुई है, उसमें इस प्रस्ताव को हम लोगों ने स्वीकृत भी कराया, और ये मतलब आज नहीं तो कल जो भी प्रशासनिक प्रक्रिया है, निविदा इत्यादि, वो होगी, तो उसके बाद ये बनेगा। फिर है प्रभावित गांवों को कृषि एवं घरेलू उपयोग हेतु मुफ्त बिजली आपूर्ति किया जाना सुनिश्चित किया जाए। इसमें हम लोगों ने बोला था कि भाई किसको मुफ्त बिजली देनी है, किसको नहीं देनी है, ये क्षेत्राधिकार ऊर्जा विभाग का है। तो आप लोग चाहेंगे तो हम उनको आवेदन अग्रसारित कर देंगे। तो उनका यही बोलना होता है कि नहीं साहब, ये अग्रसारित वगैरह हम लोगों को कोई मतलब नहीं है, हमारी मांग है, पूरी होनी चाहिए। अब इसके लिए भी ये बात समझने वाली है कि जिला प्रशासन कहीं से कहीं तक कोई सक्षम प्राधिकार नहीं है, और ना ही कंपनी। सब जो MOU बिहार की राज्य सरकार के द्वारा ऊर्जा विभाग के साथ कंपनी का होता है, उसके अधीन और उस नियमों के अनुसार सब कार्य होते हैं। अब उनका ये बोलना है कि हमको मतलब ये मतलब नहीं है, मुफ्त बिजली दी जानी चाहिए। फिर भी उनसे हम लोगों ने ये बोला कि भाई हम लोगों को 1-2 ऐसे गांव है प्रभावित क्षेत्रों के आप उदाहरण दीजिए जहाँ पे किसी भी कंपनी ने इस प्रकार से प्रावधान किया हो, तो ये कम से कम देंगे, एक हमारे पास कुछ बेसिस बनेगा, तो हम भी मतलब जो है आप लोगों की डिमांड को अच्छे तरीके से रख पाएंगे। तो इसमें भी उनका ये बोलना है कि ये काम जो है प्रशासन का है, हम लोगों का नहीं। कार्रवाई है, 4 गुना मुआवजा है, जो भी इत्यादि रहता है, हमारे हिसाब से हम लोगों ने आपको सब दे दिया। अब किस जो है लाभ से, किस सुविधा से आप लोगों को वंचित रखा गया है, ये स्पष्ट रूप से आप लोग बताएंगे, तो उस पर हम लोग आगे तक कार्रवाई करेंगे। तो इस पे जो है उनका सब्जेक्टिव जवाब रहता है कि नहीं, ये काम प्रशासन सोचे। तो अब आप लोग भी मतलब जितना विस्तृत पूर्वक मैं बता रहा हूँ, ये सब लोग आप लोगों को भी सोचना पड़ेगा कि अक्सर मैं देखता हूँ कि 11 सूत्री मांगों के तहत धरना 500 दिनों से जारी है, 515 दिनों से जारी है, बट ये क्या 11 सूत्री मांगे हैं। और इसमें स्पष्ट रूप से यदि प्रशासनिक व्यवस्था में आप लोग जानते हैं कि निर्णय लेने के लिए बहुत स्पष्ट मतलब जो है डिमांड होनी चाहिए, जिसपे आगे बढ़ा जाए। विभिन्न प्रकार के नियम कायदे कानून होते हैं, और डिमांड इस प्रकार की रहेगी कि भाई जो है मतलब ऐसा प्रतीत होता है कि बस ये धरना अनवरत चलता है। इस प्रकार की आप लोग भी समझ पाएंगे कि कहीं से कहीं तक भी संभव नहीं है कि जिला प्रशासन के स्तर से मैं, पुलिस अधीक्षक महोदय या कोई भी इन पे कोई गारंटी दे पाए कि हम 1 महीने में कर देंगे, 4 महीने में कर देंगे। प्रभावित किसानों की सम्मानजनक सहभागिता सुनिश्चित करते हुए पुनर्गठित किया जाए। साथ ही प्रत्येक प्रभावित गांवों में चौपाल के माध्यम से VDAC का गठन किया जाए। अब जैसा मैंने पहले भी बताया, ये मांग है कि जो R&R समिति गठित है माननीय सांसद महोदय की अध्यक्षता में, बोलते हैं कि उसे रद्द किया जाए। तो अब रद्द किया जाए, वो R&R पॉलिसी के तहत उसका गठन हुआ है, तो या तो ये लोग कोई उदाहरण दें कि नहीं साहब देखिए ऐसा हुआ है। और यदि कोई व्यक्ति विशेष या कोई ऐसा संघ है जो चाहता है कि उसकी सहभागिता हो और बाकी लोग हट जाएं, तो ये कहाँ तक जायज है। और जैसा मैंने पहले भी बताया, जो हमारा बनारपुर और बाकी पंचायत है उसके मुखिया इसके सदस्य हैं, प्रखंड प्रमुख जो चौसा है वो इसकी सदस्य हैं। तो एक सम्यक विचारोपरांत ये निर्णय लिया गया था कि जो जनप्रतिनिधि होते हैं वो समिति के सदस्य रहेंगे, तो स्वाभाविक है कि जनता की मांगों को वो रखेंगे, और जो है आप लोग एजेंडा और उसके निर्णय देखेंगे भी, तो आप लोग भी इस बात को मानेंगे। अभी वो क्योंकि साइन नहीं हो पाई है, तो हम लोग जो है ना इनको उपलब्ध करा दीजिए, मतलब अनौपचारिक रूप से अनसाइंड कॉपी हम लोग आपको दे देंगे। कॉरिडोर, वाटर पाइपलाइन एवं अतिरिक्त हेतु ली जाने वाली भूमि का मुआवजा वर्तमान बाजार मूल्य के मद्देनजर स्थल निरीक्षणोपरांत भूमि की प्रकृति निर्धारित करते हुए किसानों एवं मामलों के जानकार तथा विभागीय पदाधिकारीगण की उपस्थिति में तय किया जाए, तथा NH 319A के लिए जारी अधिसूचना को रद्द करते हुए उसका रेखांकन चेंज किया जाए। अब देखिए इसमें 2 बातें हैं कि एक तो जो रेल कॉरिडोर वाटर पाइपलाइन की बात हो रही है, मुझे लगता है कि आप लोगों में ज्यादातर लोग अवगत हैं कि ये मामला जो है लारा न्यायालय में है, जो कि एक कॉम्पिटेंट कोर्ट है कि मुआवजा कितना बढ़ाना है, क्या रखना है, जो है मुख्य सड़कों के पास बढ़ाना है, नगर क्षेत्र के पास बढ़ाना है, सभी के लिए बढ़ा देना है। सक्षम प्राधिकार में जो है मामला विचाराधीन।
इसमें आप लोगों को ये भी जानना जरूरी है कि आज से 1 साल पहले, 1.25 साल पहले उस लारा कोर्ट में कोई जज भी नहीं हुआ करता। फिर जब यहाँ पर जो है हम लोगों ने किसानों की मांगों को ऊपर रखा, जो है राज्य भूमि सुधार विभाग को बोला, तो वहाँ पर जज की जो है प्रतिनियुक्ति मतलब नियुक्ति हुई, वहाँ पर जज साहब नहीं हुआ करते थे। तो जो सक्षम प्राधिकार में ये मामला चल रहा है और इसमें जो हमारे किसान बंधु हैं वो ये बोले कि जिला प्रशासन जाके गारंटी ले कि ये एक दो मतलब 15 दिन में होगा कि 1 महीने में होगा कि 1.5 महीने में होगा, तो ये कहाँ तक मतलब जायज है। और 19A की जारी अधिसूचना को रद्द कर दे, वो उसका रेखांकन चेंज किया है। तो आप लोग यहाँ पे ये भी समझना है, किसी भी आधारभूत संरचना के लिए जब भूमि अधिग्रहण होती है तो उसकी प्रक्रिया बहुत लंबी चलती है। NH 319A की यदि बात करें तो उसका संवेदक का चयन हो चुका है। तो जब उन लोगों को नोटिस जा रहे थे और जब मुआवजा भुगतान के लिए 3A 3D 3G विभिन्न तरह का प्रकाशन होता है, सब में 2-2 3-3 महीने का दावा आपत्ति करने के लिए समय दिया जाता है, और फिर भी उन लोगों को लगता था कि कुछ नाजायज हो रहा है, नियम विरुद्ध हो रहा है। तो जैसा मैंने पहले भी बताया, हर चीज के लिए सक्षम जो है प्लेटफॉर्म है, फोरम है, जिसपे मांगे बहुत लोग रखते हैं और कोई भी रख सकता है।